तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगा करके एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। नहीं, मैं ओसामा सर आप सबका द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। तो चलिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत किस तरह से होता है, ये वाला चैप्टर एकदम बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी। नहीं, आगे का क्लास देखते हैं हम लोग इससे पहले क्या क्या चीजें पढ़ लिए थे। नहीं, वो सारा चीज जैसे वैश्विक क्रांति के बारे में पढ़े, उसका परिणाम क्या था उसके बारे में पढ़े, नहीं उसका कारण क्या था, ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़े। फिर वहां के देखे किस तरह से दो ध्रुवीयता यानी कि सोवियत संघ का विघटन किस तरह से होता है। ये सारा चीज हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से पिछले के क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके। नहीं तो आज आगे की क्लास को चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो वो सारा चीज हम लोग पढ़ लिए थे, दो ध्रुवीयता का अंत जो पढ़ रहे थे। इससे पहले के चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे शीत युद्ध का दौर, उस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि किस तरह से पूरी दुनिया 2 ग्रुपों में बढ़ गई थी, नहीं 2 ध्रुवों में बढ़ गई थी। उसी का अंत हम लोग सेकंड वाला चैप्टर यानी द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, जहां से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वो सारा टॉपिक हो चुका था, अब आगे इस जगह कंटिन्यू करते हैं। नहीं, अब बोलता है कि मिखाइल गोर्बाचेव, ये जो सोवियत संघ का लास्ट राष्ट्रपति था, नहीं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बोलता है इनका जन्म 1931 ईस्वी में हुआ। ये मिखाइल गोर्बाचेव जो था लास्ट में, और एट द एंड इसी को मतलब सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो सारा आरोप इसी पे लग गया था। नहीं तो ये जो मिखाइल गोर्बाचेव है, इसका जन्म 1931 में कब हुई थी? 1931 ईस्वी में हुआ था, जो 1985 से लेकर के जन्म तो 1931 ईस्वी में हुआ, लेकिन 1985 से लेकर के 1991 तक यानी कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था, या फिर बोल सकते कि सोवियत संघ का समाप्त राष्ट्रपति वहां थे। तो वो है कब लेकर के 1991 तक यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति रहे। कौन रहे? अंतिम राष्ट्रपति रहे, क्योंकि जैसे विघटन हुआ तो सारा इल्जाम इसी के ऊपर लग जाते। नहीं जैसे सोवियत संघ और भी बहुत सारे छोटे छोटे देश यानी कुल 15 देशों से मिलकर के ये सोवियत संघ बनी हुई थी। लेकिन इसका विघटन होने का कारण भी हम लोगों ने देखा, किस तरह से वहाँ स्वेच्छाधारी शासन कर रहे थे। वहाँ के जो भी राष्ट्रपति थे उसको मतलब वो निरंकुश थे, उसके ऊपर किसी भी लिमिटेशन कोई लिमिटेशन नहीं था। तो ये सारा कारण था जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया और बाकी जो 15 देश थे उसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। नहीं, उसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। तो इनका जन्म कब हुआ था? मिखाइल गोर्बाचेव का 1931 ईस्वी में हुआ था। नहीं, जो कि 1985 से लेकर के 1991 तक यानी कि 6 साल तक यानी यूएसएसआर जो है सोवियत संघ, उसके अंतिम राष्ट्रपति रहे। और जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो सारा इल्जाम भी इसी के ऊपर लग जाता है। नहीं, अब अगला पॉइंट बोलते हैं राष्ट्रपति बनते ही इन्होंने अफगान और पूर्वी यूरोप में से सोवियत सी या फिर सोवियत संघ को वापस बुला लिया था। मतलब बोला है कि राष्ट्रपति बनते जैसे मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति बने सोवियत संघ का, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? अफगान और पूर्वी यूरोप में जितने भी क्या थे सोवियत सी मतलब सोवियत के जितने भी लोग थे तो उसको वापस बुला लिया था। नहीं, उसके बाद अगला पॉइंट क्या बोलता है? हथियारों की होड़ की समाप्ति, शीत युद्ध के समाप्ति और जर्मन एकीकरण करने में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाया था। तो ये जो मिखाइल गोर्बाचेव था इसने असल में क्या किया कि हथियारों की, जिस तरह से देखे कि क्या बोलते हैं कि निकेतन, हाँ इससे पहले क्या देखे थे किस तरह से वहां के राष्ट्रपति हथियारों को मतलब खरीदने में या फिर सैनिकों के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे थे। नहीं, वहां के नागरिकों के बारे में उतना वो सोच नहीं रहे थे। तो बोलता है हथियारों की होड़ की समाप्ति की, यानी कि जो हथियारों के ऊपर जितना पैसा खर्चा कर रहा था उन सारे चीजों को पहले खत्म किया और शीत युद्ध की समाप्ति की। और क्या किया कि शीत युद्ध जो चल रहा था दोनों देशों के बीच यानी सोवियत संघ और यूएसएसआर के बीच, उसकी भी समाप्ति की। मतलब इन दोनों में जो पहले चल रहा था कि दोनों अपना दबदबा दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए दोनों ज्यादा से ज्यादा हथियारों के ऊपर पैसा खर्चा कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा पैसा सेना के ऊपर खर्च कर रहे थे, तो उसकी समाप्ति की। नहीं, और बोलता है कि और जर्मन एकीकरण में, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था बर्लिन की दीवार, कि किस तरह से बर्लिन की दीवार जर्मनी को 2 भागों में बांट रही थी। नहीं, क्या कर रहे थे? जर्मनी की दीवार 2 भागों में बांट रही थी, उसको भी एकीकरण करने में यानी उस दीवार को वहां की जनता द्वारा गिरा दिया जाता है। उसके बाद पूरे जर्मन को एक एक मतलब एकीकरण करने में इसकी भूमिका रहती है। तो इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई था। कौन? मिखाइल गोर्बाचेव ने। और इसका 2 नीति भी था बोल सकते हैं हम लोग। नहीं, अब बोलता है गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका और पुनर्गठन, क्या बोल रहा है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो था इन्होंने क्या किया? पेरेस्ट्रोइका और पुनर्गठन, जिसका कि मतलब होता है पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्गठन
और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन के नाम से आर्थिक सुधार भी लागू किए थे। मतलब ये तो उसका आइडियोलॉजी या फिर विचारधारा थे कि इसके ऊपर वो काम करेंगे। पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन, जो भी चीज है मतलब है उसको दोबारा से उसको निर्माण किया जाएगा और जो भी चीज होगा उसमें पूरा एकदम खुलापन रहेगा। नहीं, अब देख लेते हैं पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट तो होता क्या है। ये पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट तो होता क्या है, अब देख लेते हैं। बोलते हैं पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के, क्या बोला है, ये जो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट है सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव, ये जो गोर्बाचेव था, मिखाइल गोर्बाचेव महासचिव था सोवियत संघ के, बोलते हैं आदर्श वाक्य थे, उन्हीं का ये आदर्श था। नहीं, किसका? मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि अंतिम राष्ट्रपति रहे सोवियत संघ का। अब बोलते हैं उन्होंने 1985 से, कब से? 1985 से लेकर के 1991 तक, यानी कि जब सोवियत संघ की समाप्ति हो जाता है, लास्ट राष्ट्रपति के तौर पे यही रहते। नहीं, तो 1985 से 1991 तक इन आदर्श वाक्य को अपनाया था। इसी आदर्श वाक्य पे ये काम कर रहे थे। कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। नहीं, अब बोलते हैं पेरेस्ट्रोइका का मतलब है, पेरेस्ट्रोइका का मतलब है पुनर्गठन। क्या होता है? पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्गठन। जो चीज थोड़ा सा सिस्टम में नहीं था उसको एक सिस्टम में लाना था। नहीं, सिस्टमेटिक वे में कोई काम करना था। तो बोलता है पेरेस्ट्रोइका का मतलब है पुनर्गठन, मतलब दोबारा से उसका निर्माण किया जाएगा। और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन, मतलब जो भी चीज रहेगा वो ओपनली रहेगा, यानी कि वहां के नागरिकों के पास ओपनली वो चीज रहेगा। अब बोलते हैं पेरेस्ट्रोइका की नीति का मकसद। ये जो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट थी, इसका नीति का मकसद क्या था, क्या मोटिव था जो इन्होंने, मिखाइल गोर्बाचेव ने इस आदर्श को अपनाया था? नहीं, इसके बारे में देख लेते हैं। बोलता है इस नीति के तहत भ्रष्टाचार, क्या बोला, ये जो नीति था, पेरेस्ट्रोइका का नीति था, इसके तहत बोलता है भ्रष्टाचार यानी करप्शन और नौकरशाही को कम करना था। किस तरह से देखे थे हम लोग नौकरों के वहां सारा कुछ कर रहे थे, मतलब जितने भी अधिकारी थे वहां वो सारा समझो शासन कर रहे थे मिलकर के। तो भ्रष्टाचार और नौकरशाही को क्या था, कम करना था। नहीं, उत्पादन में ज्यादा आजादी, मतलब जो भी वहां पे प्रोडक्शन होगा उसमें ज्यादा आजादी मिलेगा सबको। और क्या बोला, मुक्त बाजार जैसे सुधार की अनुमति दी गई और मुक्त सबको फ्री में बाजार मिलेगा, या फिर वो सारा चीज उसको कारोबार आसानी से कर सकता है। यह था पेरेस्ट्रोइका का मकसद। अब बोलता है ग्लासनोस्ट की नीति का मकसद। ये दो जो उसका आदर्श था, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, तो बोलता है ग्लासनोस्ट की नीति का मकसद, बोलता है इस नीति के तहत सरकारी अधिकारियों, क्या बोल रहा है, ये जो नीति था, बोलता है इसके तहत बोलता है सरकारी अधिकारियों की, मतलब जितने भी वहां के सरकारी अधिकारी थे उसकी आलोचना की। नहीं, जितने भी सरकारी अधिकारी थे जो सही से काम नहीं कर रही थी उसकी आलोचना की। बोलते अनुमति दी गई और मीडिया को जांच करने और सूचना फैलाने की आजादी दी। और वहां के जो जितने भी मीडिया थे उसको जो भी चीजें हो रही थी उसमें जांच करने के लिए उसको कहा, नहीं वो जांच कर सकता है। और क्या बोलता है कि जो भी सूचना है उसको फैलाने की आजादी देगी। इससे पहले ये सारा चीज वहां सोवियत संघ में नहीं था, जिसके वजह से देखे कि हम लोग जॉन निकोलस जो थे किस तरह से उसको भाग करके लंदन जाना पड़ गया था। नहीं, वो भाग करके लंदन चले गए थे। अब एक अगला बेहतरीन से टॉपिक है शॉक थेरेपी। इसका सीधा सा मतलब हम लोग बोल सकते हैं किसी को नहीं बोलता है मार करके उसके फिर उपचार करना, मतलब पहले जख्म देना फिर उसी जगह पे क्या करना, मलहम लगाना। तो शॉक थेरेपी का मतलब वही होता है, बोलते शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचा कर उपचार करना। क्या बोल रहा है, ये जो शॉक थेरेपी है इसका मतलब होता है कि आघात, पहले उसको चोट पहुंचा दो उसके बाद उसका उपचार करो, यही मतलब होता है इसका। नहीं तो क्या बोल रहा है, आघात पहुंचाकर इसका उपचार करना क्या होता है, शॉक थेरेपी का मतलब होता है कि पहले उसको मार पीट दो उसके बाद दवाई लेकर के जाओ उसके पास। नहीं, अब आगे देखो क्या बोल रहा है, शॉक थेरेपी एक मेडिकल था, या फिर बोल सकते हैं सॉरी, शॉक थेरेपी एक मॉडल था। क्या था, शॉक थेरेपी एक मॉडल था जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित ढांचा के तर्ज पर तैयार किया गया था। मतलब क्या गया था, ये जो शॉक थेरेपी था एक मॉडल था, मतलब उसी के ऊपर ये लोग काम कर रहे थे। जो विश्व बैंक मतलब अंतर्राष्ट्रीय जितने विश्व तौर पे जो भी बैंक था और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो भी था उस कोष द्वारा निर्देशित ढांचा के तर्ज पर तैयार किया गया था। ये मॉडर्न समाजवादी व्यवस्था अर्थात पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों द्वारा अपनाया गया था। और ये जो मॉडल था शॉक थेरेपी का, ये किसके द्वारा, यानी समाजवादी कहने का मतलब है कि सोवियत संघ नहीं, जिसको कि यूएसएसआर बोलते हैं, उसी की व्यवस्था थी। अर्थात बोलता है कि पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ कहने का मतलब पहले का जो सोवियत संघ था
उसके गणराज्यों द्वारा अपनाया गया था, वहां के जो गणराज्य थे उसके द्वारा इसको अपनाया गया था। नहीं, अब बोलता है शॉक थेरेपी। बोलते हैं शॉक का अर्थ होता है झटका तथा थेरेपी का अर्थ होता है चिकित्सा। क्या होता है? चिकित्सा। मतलब शॉक का मतलब क्या होता है? किसी को झटका देना, या फिर थेरेपी का अर्थ होता है चिकित्सा होता है। नहीं, इसको इंग्लिश में शॉक थेरेपी जो बोलते हैं उसी के बारे में बात कर रही है। अब आगे देख लेते हैं शॉक थेरेपी की विशेषताएं। ये जो शॉक थेरेपी थी या फिर जिस मॉडल पे ये लोग काम कर रहे थे, इसका क्या मतलब होता है? नहीं, इसका क्या मतलब होता है? अब बोलता है समाजवादी से पूंजीवाद की ओर बढ़ाओ। क्या बोल रहा है? यानी समाजवादी जिसकी विचारधारा थी सोवियत संघ की। नहीं, समाजवादी विचारधारा किसकी थी? सोवियत संघ की थी। तो बोलते हैं सोवियत संघ से पूंजीवाद की ओर बढ़ाओ, इसी को बोलते हैं शॉक थेरेपी। नहीं, अब बोलते हैं पूर्व सोवियत संघ के, पूर्व कहने का मतलब पहले का जो सोवियत संघ था उसके सहायक देशों को, मतलब उसके जितने भी सहायक देश थे, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सोवियत संघ में कुल 15 देश शामिल थे। नहीं, तो क्या बोलते हैं पूर्व सोवियत, मतलब पहले का जो सोवियत संघ था उसके सहायक देशों को आपस में क्या करना था? आपस में ना जोड़कर सीधे पश्चिमी देशों से जुड़ाव हो। क्या हो? मतलब आपस में नहीं जोड़ना है, बल्कि उसका जुड़ाव क्यों सीधा पश्चिमी देशों से, यानी कि अमेरिका से हो। अब उसके बाद अगला है, बोलते हैं राज्य की संपदा की निजीकरण हो, यानी प्राइवेटाइजेशन हो। मतलब जितना भी चीज है वो प्राइवेट हो, सारा कंट्रोल अब सरकार नहीं करेगी। कौन करेगा? वो खुद का मालिक होगा, जितना भी संपत्ति होगा उसका मालिक वो खुद होगा। अगला पॉइंट बोलता है पूंजीवादी प्रणाली से कृषि की क्या करेगी? बोलते हैं पूंजीवादी प्रणाली से कृषि की जाने लगी। क्या करने लगी? मतलब पूंजीवादी प्रणाली जो थी, ये प्रणाली किसकी थी? अमेरिका की थी, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये क्या था? प्रणाली था। और इसी के बेसिस पे क्या करने लगा? कृषि की जाने लगी, यानी खेती बाड़ी का जो भी काम हुआ या फिर जितने भी उत्पादन का काम था वो सारा करने लगा। अब बोलते हैं सामूहिक फार्म की, क्या बोला है? सामूहिक, मतलब सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदल दिया गया। मतलब जो पहले पब्लिक या फिर कुछ समूह द्वारा उस फार्म को बनाया गया था उसको अब निजी कर दिया। नहीं, निजी फार्म में बदल दिया गया। अब बोलते हैं वित्तीय खुलापन, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए मुद्राओं की आपसी बदलाव शुरू हो गया। और वित्तीय मतलब जैसे पैसा कौड़ी से जितनी भी रिलेटेड चीजें थी उसमें खुलापन, यानी पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए, यानी कि ये किसकी विचारधारा थी? पूंजीवादी अमेरिका की थी। उसी व्यवस्था को अपनाने के लिए क्या किया? मुद्राओं के आपसी बदलाव, मतलब दोनों आपस में अपने करेंसी को बदल सकते, नहीं अपनी मुद्रा को बदल सकते हैं। बोलते हैं मुक्त व्यापार नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी, इसका भी वहां पे क्या किया? अब बोलते हैं मुक्त व्यापार नीति यानी फ्री ट्रेड पॉलिसी को एक अच्छी नीति माना गया। नहीं, ये सारा पॉइंट था शॉक थेरेपी का। अब बोलता है शॉक थेरेपी के नतीजे अर्थात परिणाम। ये जो शॉक थेरेपी या फिर जिस विचारधारा पे ये लोग काम कर रहे थे इसका क्या नतीजा निकला या फिर इसका क्या परिणाम था? नहीं, अब बोलता है जनता द्वारा शॉक थेरेपी के अंतर्गत देखी गई अच्छी विकास। ये जो शॉक थेरेपी की नीति थी या फिर ये जो मॉडल था इसमें क्या किया कि जनता द्वारा शॉक थेरेपी के अंतर्गत देखी गई अच्छी विकास, मतलब अच्छा इसमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही थी। नहीं, अच्छी औद्योगिक ढांचा था और अच्छा बिजनेस भी, कारोबार में भी अच्छा काम चल रहा था। बोलता है सपना चकनाचूर हो गया, मतलब इसमें क्या हो गया? क्रम्बलिंग हो गया। जिस सपना के साथ या फिर जिस ख्वाब के साथ इसको अपना रहे थे, लेकिन वो क्या हो जाता है? उसका चकनाचूर हो जाता है। मतलब जितने भी ख्वाब देख रहे थे या फिर बोल सकते हैं कि जो सोच करके इन लोगों ने ये अपना रहे थे इस मॉडल को, लेकिन लास्ट में क्या हो जाता है सबको? अब बोलते हैं लगभग 90% उद्योग निजी कंपनियों को बेच दिया गया था। अब जितने भी सोवियत संघ के थे या फिर पूर्व सोवियत संघ की बात करें तो 90% जितने भी उद्योग थे उसको क्या किया गया था? बेच दिया गया था। और वो भी किसको बेचा था? निजी कंपनी को, नहीं यानी प्राइवेट कंपनी को बेच दिया गया। ये सारे नतीजे थे शॉक थेरेपी के या फिर इसका परिणाम बोल सकते हैं। बोलता है रूबल अर्थात रूसी मुद्राओं में गिरावट आ गई और इसी से क्या हो गया? रूबल अर्थात रूसी मुद्राओं में, जो वहां का मुद्रा था या फिर रसिया का जो भी मुद्रा था, अभी जिसको रसिया भी बोलते हैं, रूस यानी सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ बोल सकते हैं इसको। तो बोलता है रूबल अर्थात रूसी मुद्रा में गिरावट आ गई। बोलता है मुद्रा फीसदी यानी महंगाई बढ़ी, जिसके लोगों के बोलता है बढ़ी, जिससे लोगों की क्या हो गया? जमा पूंजी भी चली गई। मतलब जब मुद्रा यानी महंगाई बढ़ गई तो लोगों के पास जितना भी पैसा जमा पूंजी में रखा हुआ तो वो भी क्या हो गया? चली गई। नहीं, अब बोलते हैं कृषि व्यवस्था चौपट हो गई और ये जो खेती बाड़ी का जितना भी व्यवस्था था कृषि से रिलेटेड वो सारा क्या हो गया? चौपट हो गई, जिसके बोलता है खाद्यान्न संकट में हो गया। बोलता है कृषि व्यवस्था चौपट हो गई जिससे खाद्यान्न नहीं संकट हो गया। बोलते हैं आर्थिक
विषमता बढ़ी, यानी खासकर रूस में ये सारी चीजें बढ़ने लगी। किसके थ्रू? यानी कि ये जो सारा परिणाम था या फिर जो नतीजे थे किसका था? शॉक थेरेपी का। नहीं, अब बोलता है कि माफिया वर्ग का उदय हुआ और माफिया लोगों का उदय हो गया। संघर्ष और तनाव का माहौल पूरी समाजवादी व्यवस्था अर्थात पूर्वी सोवियत संघ में फैल गया। ये जो मिखाइल गोर्बाचेव था, इन्होंने जो मॉडल लागू किया इसके तहत ये सारा काम हो रहा था। जैसे संघर्ष कर रहे थे लोग और तनाव, दोनों के बीच टेंशन पैदा हो गया। माहौल पूरी तरह से क्या हो गया? समाजवादी व्यवस्था अर्थात पूंजी बोलता है पूर्वी सोवियत संघ में फैल गया। नहीं, अब बोलता है संघर्ष और तनाव के समय हुआ घटनाक्रम। अब जब दोनों लोग जब वहां संघर्ष करने लगे या फिर दोनों के बीच जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसमें क्या होता है? बोलते संघर्ष और तनाव को के समय हुआ घटनाक्रम। नहीं, बोलते अनेक गणराज्य ने गृह युद्ध यानी आपस में एक देश में मतलब अपने देश के अंदर ही लड़ाई होने लगी और बगावत को झेला, मतलब बहुत सारे बगावत होने लगी, उसको झेला वहां के लोगों ने। बोलते हैं रूस के दो गणराज्य चेचनिया और दागिस्तान में हिंसात्मक मतलब अलगाववादी आंदोलन चले। और ये जो रूस के दो जगह थे या फिर गणराज्य थे, जैसे चेचनिया हुआ और दागिस्तान में क्या हुआ? वहां के मतलब हिंसात्मक अलगाववादी आंदोलन चले, बहुत दिनों तक आंदोलन चलती है। तो ये सारा क्या था? संघर्ष था, दोनों के बीच तनाव था। नहीं, उसके बाद बोले ताजिकिस्तान। नहीं, ताजिकिस्तान 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध का शिकार रहा, यानी कि आपस में यानी पूरा देश वाला आपस में ही लड़ रहे थे। नहीं, ये सारा काम हुआ ताजिकिस्तान में, यानी 10 वर्षों तक यानी 2001 तक क्या होता है? गृह युद्ध का शिकार रहता है। अजरबैजान का एक जगह है नागोर्नो कराबाख, यहाँ के कुछ लोग स्थानीय लोग यानी अर्मेनियाई से मिलना चाह रहे थे। वहाँ क्या हो जाता है कि जो अजरबैजान का एक जगह है नागोर्नो कराबाख, क्या जगह का नाम है? नागोर्नो कराबाख। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग क्या हुआ? अर्मेनिया से मिलना चाह रहे थे। अब बोलते हैं नागोर्नो कराबाख। बोलते हैं नागोर्नो कराबाख कहने का मतलब है, बोलते हैं नागोर्नो कराबाख दक्षिण फोकस। क्या बोला है? दक्षिण फोकस के इलाके में स्थित एक क्षेत्र है। हम लोग देखेंगे किस तरह से नागोर्नो कराबाख अजरबैजान में ही आकर के धीरे धीरे से अर्मेनियाई बढ़ने लगती है। क्या होती है? अर्मेनियाई बढ़ने लगती है। तो बोलता है नागोर्नो कराबाख दक्षिण फोकस के इलाके में स्थित एक क्षेत्र था। इसका ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी है और वनों से भरपूर है। ये जो नागोर्नो कराबाख है इसका ज्यादातर हिस्सा क्या था? पहाड़ी है और वनों से यानी जंगलों से भरपूर है। बोलते हैं इसका क्षेत्रफल लगभग 44,000, कितना बोल रहा है? 44,000 वर्ग किमी है। और बोलता है अजरबैजान नागोर्नो कराबाख को अपना क्या करता है? हिस्सा मानता है। और अजरबैजान जो है वो क्या करता है? नागोर्नो कराबाख को अपना हिस्सा मानता है। नहीं, और बोलता है औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या बोल रहा है? कि औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे अजरबैजान का हिस्सा ही माना जाता है। किसको? नागोर्नो कराबाख जो है वो क्या है कि अपना हिस्सा मानता है। कौन मानता है? अजरबैजान वाला मान रहा है। और बोलते हैं औपचारिक रूप से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अगर देखा जाए तो भी अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है। नहीं, लेकिन एक दिक्कत यह है कि यहाँ पर अजरों के बजाय अर्मेनियाई लोगों की संख्या ज्यादा है। एक जगह है जहाँ पे क्या है वनों से और पहाड़ों से घिरा हुआ है, भरपूर है, वहां पे क्या हो गया है कि अर्मेनियाई लोग बढ़ रहे हैं या फिर धीरे धीरे उन लोगों ने अपना जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। तो क्या बोले कि लेकिन एक दिक्कत है, एक परेशानी ये है कि यहाँ पर अजरों की जगह, अजर कहने का मतलब है अजरबैजान के लोगों के बजाय अर्मेनियाई लोगों की संख्या ज्यादा है। किसकी संख्या ज्यादा है? अर्मेनियाई लोगों की संख्या ज्यादा है। तो बोलते हैं अर्मेनिया की मदद से, किसके मदद से? अर्मेनिया की मदद से सन 1991 के बाद से यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद से नागोर्नो कराबाख अपने आय को अजरबैजान से अलग कर चुका है। मतलब जितने भी टैक्सेस वगैरह है उसको क्या कर चुका है? अलग कर चुका है और स्वतंत्र राष्ट्र की तरह अपने मामले संभाल रहा है। और ये क्या कह रहे हैं? हालांकि ये नागोर्नो कराबाख जो है वहाँ अजरबैजान का एक छोटा सा जगह है, नहीं पहाड़ी इलाका है या फिर वनों से घिरा हुआ है, लेकिन ये क्या कर रहा है? अपने आप को अजरों से कहने का मतलब है कि अजरबैजान से अपने आप को स्वतंत्र यानी आजाद समझ रहा है। तो बोलते हैं अर्मेनियाई की मदद से सन 1991 के बाद से नागोर्नो कराबाख अपने आप को अजरों से मतलब अजरबैजान से अलग कर चुका है और स्वतंत्र राष्ट्र की तरह अपने आप के जितने भी मामला है एक स्वतंत्र राष्ट्र वाला संभाल है वही कर रहा है। कौन? अर्मेनियाई लोग कर रहे हैं। नहीं, अब बोलते हैं उसने अपना नाम नागोर्नो कराबाख गणतंत्र रखा हुआ है जिसे अजरबैजान को सख्त आपत्ति है। अब ये जगह असल में अजरबैजान की है। किसकी जगह है?
अजरबैजान के। हालांकि धीरे धीरे वहां रहते रहते उनकी संख्या बढ़ गई है, यानी अजरों की संख्या से ज्यादा अर्मेनियाई लोग वहां रहने लगे। तो उसने क्या किया कि अर्मेनिया के लोगों ने वहां अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य के तौर पे अपने जितने भी मामले हो रहे थे वो संभाल रहे थे, हालांकि जगह वो अजरबैजान का ही था। तो वही चीज बोले कि उसमें अपना नाम नागोर्नो कराबाख गणतंत्र रखा हुआ है, जिससे अजरबैजान को सख्त आपत्ति है, उससे थोड़ा तकलीफ है। बोलता है इस मतभेद को सुलझाने के लिए अजरबैजान और अर्मेनिया की सरकारों के बीच, किसके किसके बीच, इस मतभेद को या फिर इस मनमुटाव को सुलझाने के लिए अजरबैजान और अर्मेनिया की सरकारों के बीच समय समय पर बातचीत के दौर चलते रहे, और दोनों में यानी अर्मेनिया के और अजरबैजान के जो सरकार थे दोनों ने आपस में बातचीत की है इस बारे में। हालांकि वो अजरबैजान का ही जगह है, लेकिन अर्मेनियाई लोग रहते रहते वहां पे उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है और अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य की तरह भी पेश कर रहा है। नहीं, अब आता है जॉर्जिया में दो प्रांत स्वतंत्रता चाहने लगा। अब ये जो जॉर्जिया है वहां में क्या किया, दो प्रांत थी, उसने अपने आप को स्वतंत्र यानी आजाद चाहने लगा। बोलते मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोलियम का विशाल भंडार होने के कारण, कहाँ बोल रहा है, मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोलियम का विशाल भंडारण होने के कारण सितंबर 2001 में अमेरिका इस क्षेत्र में सैन्य ठिकाने बनाना चाहता है। कहाँ, बोलते हैं मध्य एशियाई गणराज्य में पेट्रोलियम का ज्यादा भंडारण था, तो वहां क्या करता है कि सितंबर 2001 में अमेरिका इस क्षेत्र में सैन्य ठिकाने बनाना चाहता है, जबकि यह क्षेत्र रूस से सटा हुआ है। और ये क्षेत्र किससे सटा हुआ है, रूस से सटा हुआ है, नहीं, जिसको कि हम लोग, जो कि सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था पहले। अब बोलते हैं मध्य एशियाई को रूस अपना निकटवर्ती क्षेत्र मानता है, और ये जो मध्य एशियाई है उसको क्या कहता है, रूस अपना निकटवर्ती क्षेत्र मानता है, अपना नजदीकी क्षेत्र उसको मान रहा है। और बोलते तथा रूस चाहता है कि इस क्षेत्र के देश मेरे प्रभाव में रहे, और उस क्षेत्र के प्रभाव यानी एशियाई मध्य एशियाई जितने भी क्षेत्र है उसको अपने प्रभाव में रखना चाह रहा है। कौन, रूस वाला यानी रसिया वाला, नहीं। अब बोलते चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो खंडों में विभक्त हो गया, चेको तथा स्लोवाकिया। और ये जो चेकोस्लोवाकिया है इन्होंने भी अपने आप को दो खंडों में क्या कर लिया, विभक्त हो गया, मतलब दोनों अलग हो गए। नहीं, वो भी कैसे हुआ, एकदम शांतिपूर्वक हुआ, बिना कोई अहिंसा के, नहीं, दो खंडों में विभाजित हो गया, चेको तथा स्लोवाकिया। ये जो चेकोस्लोवाकिया है या फिर चेकोस्लोवाकिया है, ये क्या किया, दो भागों में बढ़ गया। एक का नाम था चेको तथा दूसरे का नाम था स्लोवाकिया था। ये दोनों एकदम शांतिपूर्वक क्या होता है, अलग हो जाता है। नहीं, अब थोड़ा सा देख लेते हैं भारत और सोवियत संघ का संबंध, यानी कहने का मतलब है यूएसएसआर और भारत के बीच किस तरह का संबंध रहा, किस तरह से इन्होंने अपने आप को पेश किया, ये सारा चीज देख लेते। वजह शीत युद्ध के समय भारत और सोवियत संघ के संबंध अच्छे थे, यानी कि जैसे कोल्ड वॉर चल रहा था तो भारत ने, हम लोगों ने देखा कि ना तो ये अमेरिका का साथ दे रहा था ना ही सोवियत संघ का, लेकिन ये क्या कर रहा था, इसने अपना एक अलग गुट बना लेते जिसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन, और जितने भी नए नए देश आजाद हो रहे थे उसको अपने गुट में शामिल होने के लिए बोल रहे थे। लेकिन शीत युद्ध के समय, मतलब जब शीत युद्ध हो रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, उस टाइम क्या रहता है, सोवियत संघ के साथ यानी भारत का संबंध अच्छा ही रहता है। नहीं, अगला पॉइंट बोलता है सोवियत संघ यानी यूएसएसआर भिलाई और बोकारो के, कहाँ बोल रहा है, भिलाई और बोकारो के अलावा भारत में कई अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक, मतलब और कई ज्यादा महत्वपूर्ण औद्योगिक यानी कारखाना जिसको बोल सकते हैं, नहीं, और तकनीकी कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी परियोजनाओं में क्या करता है, इन सारी चीजों में हमारा सोवियत संघ बहुत मदद भी करता है। तो परियोजनाओं में सहयोग किया था। मुख्य रूप से सोवियत संघ ने विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट यानी कि स्थापना में भी उन्होंने हमारी अच्छी मदद की थी, नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से सोवियत संघ और भारत का रिलेशन अच्छा ही रहा था। अब होता है भारत, विदेशी मुद्रा की कमी होने के कारण भारत में क्या हुआ, विदेशी मुद्रा की कमी होने लगे, जिसके कारण क्या होता है कि सोवियत संघ ने रुपये को, मतलब रुपये के माध्यम बना करके क्या करता है कि रुपये को ही माध्यम बना करके भारत के व्यवसाय यानी कारोबार करता है। मतलब भारत से जो भी चीजें खरीदना रहता है वो क्या करता है, रुपये से ही करता है, क्योंकि सोवियत संघ यानी भारत में विदेशी मुद्रा की कमी हो जाने के कारण क्या करता है कि सोवियत संघ रुपये के माध्यम, मतलब रुपये को माध्यम बना करके भारत से व्यवसाय करता है, मतलब जितने भी कारोबार होता है या फिर जो भी बिजनेस होता है वो करता है। नहीं, अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, बोले सोवियत संघ में भारत को राजनीतिक और सैन्य रूप से, और ये जो सोवियत संघ है जिसको कि यूएसएसआर बोलते हैं, तो क्या बोलता है, भारत को यानी हमारे देश भारत को राजनीतिक और सैन्य रूप से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष दोनों रूप से काफी मदद की है।
यानी डायरेक्ट बोल सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली हमारा जो सोवियत संघ ने काफी मदद किया है। किसमें? चाहे वो राजनीतिक हो या फिर सैन्य रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, दोनों रूप से हमारी काफी मदद करती है। चाहे हमको सैन्य का जरूरत हो या फिर उसको कोई भी ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होती थी तो हमारा साथ दे रहा था। कौन? सोवियत संघ। नहीं अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? अब होता है जैसे 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान, जब 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान मदद की, किससे मदद की थी? सैनिकों को प्रशिक्षण, बोलता है प्रशिक्षण भी देते थे, यानी सैनिकों को जो भी ट्रेनिंग होता था वो सारा काम देने का काम करते थे सोवियत संघ। और भारत के सैनिक के साथ कई बार रूस में संयुक्त अभ्यास भी करते थे और भारत के जितने भी सैनिक थे उसके साथ कई बार संयुक्त यानी दोनों मिल करके अभ्यास करते थे, यानी प्रैक्टिस करते थे। नहीं, अब बोलता है पूर्व साम्यवादी देश और भारत का संबंध। पूर्व कहने का मतलब है पहले का, नहीं उसके साथ कैसा रिलेशन रहा वो भी देख लेते हैं। बोलता है भारत की विदेशी नीति यानी फॉरेन पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण पहलू रूस के साथ अच्छा संबंध का होना था। क्या बोल रहा है? भारत की विदेशी नीति यानी फॉरेन पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण पहलू, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बोल सकते हैं इसको, रूस के साथ अच्छा संबंध का होना था भारत का। नहीं, अगला पॉइंट बोलता है ये दोनों देश एक दूसरे के हित में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी काफी एकता दिखाते थे। और ये सोवियत पूर्व साम्यवादी देश और भारत क्या करता था, ये दोनों देश एक दूसरे के हित में यानी एक दूसरे के फेवर में क्या करता था, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी काफी एकता दोनों दिखाते थे। नहीं, एकजुट यूनिटी दिखा रहे थे ये दोनों देश, पूर्व साम्यवादी देश और भारत का संबंध इस तरह से कुछ रहा। उसके बाद बोल रहे हैं कि भारतीय हिंदी फिल्में भी रूस में अच्छी प्रचलित है और भारत की जितनी भी हिंदी फिल्में थी वो भी रूस में काफी प्रचलित थी। अब बोलते रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय का था। मतलब रूस और ये भारत का जो था, इन दोनों का एक सपना था कि ये जो पूरी दुनिया है बहुध्रुवीय, मतलब बहुत सारे ध्रुवों में बटा रहे, किसी एक के पास शक्ति ना हो। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी। नहीं, एक तरफ सोवियत संघ का और दूसरी तरफ अमेरिका था। तो इन लोगों का जो सपना था, यानी कह सकते पूर्व साम्यवादी देश और भारत का, इन दोनों का सपना था कि बहुध्रुवीय हो, मतलब दुनिया बहुत सारे ध्रुवों में बटी हो, सबको अपने आप काम करने का या फिर अपने अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने का वो सारा फ्रीडम रही। नहीं, बोले ताकि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के जरिए हो जाए और ताकि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी संघर्ष है उसका समाधान बातचीत के जरिए हो जाए। नहीं, अब देखो बोले बहुध्रुवीय की क्या मतलब है ये भी देख लेते। बहुध्रुवीय यदि शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कई राज्यों के बीच, क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब यदि शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में क्या कर सकता है, राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, यानी कई राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, तो इसे एक बहुध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। और यदि केवल दो राज्य, क्या बोला है, यदि केवल दो राज्य है जो प्रभावित कर सकते हैं तो इसे दो ध्रुवीय व्यवस्था माना जाता है। यानी जब दो ध्रुव रहेगा, दो राज्य ऐसे रहेंगे जो पूरे को कंट्रोल कर रहा है उसको दो ध्रुवीय बोलेंगे। और जो पूरा क्या बोला है, यदि केवल दो राज्य है जो प्रभावित कर सकते हैं तो इसे दो ध्रुवीय व्यवस्था माना जाता है। यदि केवल एक शक्ति है जिसको कि पूरे दुनिया भर में क्या है, हावी है, तो ये एक ध्रुवीय दुनिया है। नहीं, इस तरह से मतलब इसका कहने का मतलब है अगर क्या है कि बहुत सारे राज्य मिल करके अगर कोई चीज बोल रहे हैं तो उसको बहुध्रुवीय बोलेंगे। नहीं, अगर दो ध्रुव में बटा हुआ है जिस तरह से सोवियत संघ और अमेरिका के पास बटा हुआ था तो इसको हम लोग दो ध्रुवीय बोलेंगे। नहीं, अगर पूरा शक्ति एक देश के पास रहेगा जैसे अमेरिका के पास था, यानी जैसे शीत युद्ध का समाप्ति यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो किस तरह से देखते हैं कि सारा कंट्रोल या फिर अमेरिका वाला अपना वर्चस्व दिखाने लगता है, उसको हम लोग एक ध्रुवीय बोल सकते हैं। नहीं, बोलता है जो दुनिया भर में हावी है तो ये एक ध्रुवीय दुनिया है, मतलब जो पूरी दुनिया में हावी है उसको हम लोग एक ध्रुवीय बोलेंगे। नहीं, अब बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था को लोकतांत्रिक, मजबूत और शक्ति संपन्न बनाया जाए। और ये संयुक्त राष्ट्र जो है जैसी संस्था को लोकतांत्रिक और मजबूत शक्ति से संपन्न माना जाए। 2001 के भारत सामरिक समझौते में 80 द्वीपीय, क्या बोला है, 80 द्वीपीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए थे। बोलते हैं भारत रूस से ऊर्जा आयात को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और भारत क्या कर रहा था, रूस से ऊर्जा आयात को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ युद्ध सामग्री भी भारत रूस से आयात करता था और युद्ध सामग्री जितनी भी युद्ध के लिए जितनी भी चीजें थी वो भी सारे रूस से आयात कर रहा था, जैसे
400 सिस्टम हाल ही में भारत ने लिया है। नहीं, जैसे रूस में भारत के अंदर अंतरिक्ष क्या है, क्रायोजेनिक इंजन दे करके मदद किए। तो ये सारा हम लोगों को किस तरह से भारत और पूर्व साम्यवादी देश का संबंध था, ये सारा चीज हम लोगों को था। किस तरह से रूस ने हमारे यूरोपीय को माध्यम बना करके यहाँ से व्यवसाय किया, ये सारा चीज था। किस तरह से हमको सैनिक ठिकाने में या फिर बोलते कि सैनिकों को अभ्यास कराने में या फिर संयुक्त प्रैक्टिस करने में, इन सारे चीजों में ये हमारी मदद कर रहे थे। नहीं, पूर्व साम्यवादी देश इस तरह से हमारी मदद कर रहे थे। तो ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया है। इसका अब हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी देख लेंगे। नहीं, इसको अच्छे से कर लेना है। बाकी अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप का जो चैनल बना है उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम लोग उसको अच्छे से और इम्प्रूव करें और उस प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन कर सके। तो अब जो भी बच्चे अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो बसंतरा है जो कि गदाल बाग हॉस्पिटल के पास द विजन एकेडमी नाम से कोचिंग चल रहा है, आप लोग इस कोचिंग को ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ये दो ध्रुवीयता का अंतजाम, इस चैप्टर का भी हम लोग लगभग सारा चीज कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा उसको देख लेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय।